तो चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। ईश्वर समग्र चेतना में व्यापक है, अणु परमाणु में वही है। उसी ईश्वर को काल कहा गया है और उसी काल को सूक्ष्मता में माप दंड बताने के लिए ज्योतिष कहा गया है। अतः ईश्वर ही सब कुछ संचालित करता है। आप अगर ज्योतिष के उन गहन तथ्यों को हासिल करना चाहते हैं तो ईश्वर को परे नहीं कर सकते, सदगुरु को परे नहीं कर सकते। आप जितना भाव शुद्ध रखेंगे, आपकी वाणी उतनी स्पष्ट होगी, आपका ज्योतिष उतना प्रबल होगा, आपका दृष्टिकोण, आपकी पारदर्शिता, आपकी सूक्ष्मता उतना ही पारगामी होगी। तो हम जो संबंधों के बारे में आपको ज्योतिष के घरों से बताया करते हैं, उसका उद्देश्य इतना ही है कि जिन संबंधों से आपका उक्त ग्रह, उक्त भाव कहीं ना कहीं संवेदित है, उसे चिन्हित कर देना हमारा कार्य है। मैं आपके किसी चरित्र पर आपको टिप्पणी नहीं देता हूं और ना ही किसी के चरित्र पर। मैंने जो इतने वर्षों से इतनी सारी कुंडलियां देखी और लोगों के साथ जुड़ करके जो भाव जगत में भी और ज्योतिष जगत में भी अनुभव किया, वो आपके साथ बांटता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको संबंधों का जो वीडियो है, जिस विषय को लेकर के, वो है सप्तम भाव और द्वादश भाव। इन दोनों भावों की संवेदना को समझने का प्रयत्न हम करेंगे। समय आपका अनिवार्य है, समय आप दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर एक द्वादश भाव जो व्यय भाव का स्वामी है, वो अगर सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का घर है, उसके साथ युति करेगा, दृढ़ योग करेगा, तो जातक या जातिका, जातक एक शब्द है जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहता है, उसे जातक कहते हैं। प्रश्नकर्ता को जातक कहते हैं। अब वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जातक का भाव है जीव। और इस विषय को गहरे से समझते हैं। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव व्यय है, खर्च है, पिता के घर से ठीक तीसरा घर है, तो इसलिए यहां तीसरे घर से भाई, बंधु, पिता के मित्र, इन बातों का ज्ञान भी करवाता है। व्यक्ति किस विषय में ज्यादा पारंगत है, जिस विषय में वो ज्यादा पारंगत होगा, उतना ही उस विषय को लेकर के वो चेष्टा युक्त होगा। तो इस चेष्टा युक्त विषय को लेकर के वो व्यय कैसे करेगा? अपनी चेष्टाओं में व्यय करेगा। इसलिए द्वादश भाव व्यय भाव है। और द्वादश भाव भोग का घर भी है। रोग के ठीक सातवें घर से भोग का घर है। तो भोग भी एक प्रकार का रोग ही होता है। इसे काम रोग कहते हैं, वासना रोग कहते हैं। द्वादश भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में संपूर्ण सुख ऐश्वर्य का भोग करता है, चाहे व्यय करके चाहे आमदनी करके। तो 12वां घर व्यय भाव है। उसके बीच में बैठे हुए ग्रहों के अंश से, ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहों के युति से
जातक के जीवन का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या जातक भोगी होगा या योगी होगा? जब 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र का कोई मित्र ग्रह है, मसलन शनि, तो जातक को योगी और भोगी दोनों ही बनाएगा। लेकिन चूंकि पत्नी के घर से छठा घर द्वादश भाव होता है, अब यहां पर पत्नी के भाव से छठा भाव अर्थात पत्नी के रोग, पत्नी के शत्रु, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के और स्त्री हैं तो पुरुष के जीवन साथी का छठा घर 12वां घर होता है। छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु, पाताल की चीजों के बारे में, चौर्य विद्या इत्यादि के बारे में जाना जाता है। तो जब जातक के सप्तम घर से छठा घर 12वां घर पड़ता है, तो जातक के जीवन साथी को कौन सा रोग होगा, कौन से क्षेत्र में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के अपने आप को उस चेतावनी से, चुनौती से गुजरना पसंद करता है। इसलिए 12वां घर जातक की पत्नी या पति के जीवन में होने वाली चुनौतियों का, युक्तियों का, और जातक के मामा छोटे और छोटी मामी इत्यादि, चाची इत्यादि के बारे में बताता है। अब हम पुनः इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जब 12वां घर भोग के घर का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति करेगा, तो ऐसी अवस्था में जातक एक प्रकार का विषयी पुरुष होता है। ये बात तो पक्की है भाई, देखा गया है। अब ऐसी अवस्था में जातक के जीवन शैली का जो अधिकतर दर्शन होता है, वो होता है स्त्री विषयक, फीमेल या मेल विषयक इंटरेस्ट। अगर मेल है तो फीमेल में उसका इंटरेस्ट, दिलचस्पी उसकी होगी, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्ट होगा, तो वो जातक अपने विपरीत लिंगी के प्रति बहुत संवेदनशील होगा, भोगी अर्थात कामुक होगा। लेकिन ऐसे जातक के जिंदगी में उसकी पत्नी उसका पूरा सहयोग नहीं दे पाएगी, उसके साथ मनमुटाव रखेगी, उसके साथ व्यय भाव का स्वामी सब बैठने के कारण अधिक खर्चीली होगी। पुरुष है तो उसकी स्त्री, और स्त्री है तो उसका पुरुष अत्यधिक भोगी और खर्चीला होगा। अब ऐसी अवस्था में जातक के जीवन साथी जो विपरीत लिंगी है, पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष, उसकी जीवन शैली बढ़िया होगी, पवित्र होगी, कमाऊ होगी, यानी आमदनी के योग्य ऐसे जातक का जीवन साथी संपत्ति अर्जित करेगा। लेकिन जातक का स्वयं द्वादशे सप्तम में होने के कारण सिर्फ व्यय ही होगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए, यदि स्त्री है तो अपने पुरुष के साथ में पूरी ईमानदारी के साथ रहे, नहीं तो बदनाम हो जाएगी। और पुरुष है तो अपनी स्त्री के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करे, तब ऐसे जातक की जिंदगी में प्रसन्नता, खुशहाली, संपत्ति, व्यापार अच्छा होगा। अन्यथा ऐसी
स्थिति में जातक का व्यापार जीवन साथी के साथ विवाद करने से बैठ जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, यदि द्वादशे सप्तम में या सप्तम के साथ युत होगा तो। अब एक चीज और है, जातक द्वादशेश और सप्तमेश की युति के कारण अपने स्त्री को लेकर के या अपने पुरुष को लेकर के प्रवास में रहेगा, अपनी जन्मभूमि पर वो नहीं रहेगा। प्रवास में जाने पर उसके पास संपत्ति आएगी। यहां तक ऐसे लोग विदेश में निवास करने लगते हैं। बहुत बड़ी चर्चा है ज्योतिष की, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपनी जो विचारधारा है आप तक देते रहेंगे। तो सप्तमेश और द्वादशेश सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनर का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है। जब द्वादशेश सप्तम स्थान में बैठेगा तो ऐसे जातक को कई बार दिवालिया भी होना पड़ जाता है अनावश्यक व्यय के कारण। इसलिए इन जातकों को अपने किसी बिजनेस को पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए और यात्रा में सचेत रह करके अपने जीवन साथी के हर इच्छाओं का स्वागत करते हुए, उनकी हर इच्छाओं का आदर करते हुए चलना चाहिए, ताकि इस जातक के जिंदगी में सदैव हरियाली बनी रहे। यदि ऐसा जातक पराई स्त्रियों के साथ या पराये पुरुषों के साथ संबंध रखेगा तो ऐसे जातक की जिंदगी में अपनी निजी लाइफ पार्टनर के साथ अपसेट हो जाएगी और तब विवाह धोखे में पड़ जाता है। द्वादशे सप्तम में बैठेगा तो ऐसी अवस्था में जातक को संबंध विच्छेद जैसे अवसरों का दर्शन करना पड़ता है। अतः द्वादशेश सप्तम में हो तो अपने पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ रहें और कभी भी बिजनेस किसी के साझे में ना करें। आदर्शों का, नियमों का पालन करें। अपने जीवन साथी के कहे अनुसार, सलाह के अनुसार जब चलेंगे तो आपका सप्तमेश द्वादशेश युत होने पर आपको लाभ देगा। अब चाहे वो दृष्टि योग हो, चाहे युति योग हो, सप्तमेश और द्वादशेश की इस श्रृंखला को हम आगे और थोड़ा देने का आगे प्रयास करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अगले वीडियो में, जो कि हम अष्टमेश और द्वादशेश पर चर्चा करेंगे, फिर पुनः हम अन्य कोई क्रम लेकर के आपके साथ ज्योतिष का संबंध बताएंगे। तो वीडियो को इस क्रम में यहीं विराम दे देते हैं। पुनः अगले वीडियो में आपके साथ वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे ज्योतिष की। तो बस इसी आशा के साथ आप सब लोग प्रसन्न रहेंगे, सदैव ईश्वर का स्मरण, सदगुरु की शरण, सत्संग, सत्कर्म करते रहेंगे तो आपके ग्रहों का कोई भी कुप्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ पाएगा। इसी संदेश के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।